बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्ज़ लहू इमरान सीरीज़ मुसन्निफ़ इब्ने सफ़ी। डिप्टी डायरेक्टर सईद की कोठी की निगरानी शुरू हो चुकी थी। नौमानी और चौहान मुख्तलिफ जगहों से आने वालों की देखभाल कर रहे थे। ठीक 6 बजे कोठी के फाटक पर एक रिक्शा रुका और उस पर से एक आदमी उतरकर मीटर को देखने लगा। इसके बाद उसने किराया अदा किया और उस पर से एक बड़ा सा पैकेट उतारकर कोठी के कंपाउंड में दाखिल हुआ। पैकेट की बनावट बताती थी कि इस फ्रेम की बनी हुई कोई तस्वीर ही हो सकती है। इसके अंदर दाखिल हो जाने के बाद नौमानी और चौहान अपनी जगहों से हटकर एक दूसरे से आ मिले। क्या ख्याल है? नौमानी बोला। पैकेट में कोई फ्रेम ही मालूम होता है, लेकिन वो हमारे हाथ क्यों कर लगे? नौमानी ने पूछा। नामुमकिन, चौहान बोला। तो फिर इस आदमी का ताकुब करेंगे? नौमानी बोला। वो कोई अहम आदमी ना होगा? फिर भी दरअसल मुझसे गलती हुई, नौमानी बड़बड़ाया। मुझे कुछ ही बार ही में रुककर इस आदमी वेलफेयर की निगरानी शुरू कर देनी चाहिए थी। वो इस आदमी की वापसी का इंतजार करते रहे। जूलिया और सिद्दीकी जनो शौहर की हैसियत से नेब्रास्का में मुकीम हैं। चौहान थोड़ी देर बाद बोला। तनवीर का मूड खराब हो गया था। आखिर जूलिया ने इस पार्ट के लिए सिद्दीकी का इंतखाब क्यों किया था? नौमानी ने कहा। जेमसन को साइको मेंशन में नहीं रखना चाहिए था। चौहान बोला। बहुत तेरी बातें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल हुई। हमें हर किस्म के हालात का मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए, नौमानी ने कहा। वो मरदूद अभी तक नहीं पलटा, चौहान ने घड़ी पर नजर डालते हुए कहा। उस पर सरार नकाबपोश के बारे में क्या ख्याल है, जिसने खिड़की से बाहर छलांग लगाई थी और फिर इसका सुराग भी नहीं मिल सका था? नौमानी ने कहा। सफदर का ख्याल है कि विल्बर सिनॉक्स के बयान के मुताबिक वही शख्स A1 हो सकता है, चौहान बोला। जेमसन का कहना है कि वो उड़ता हुआ इसकी खिड़की से कमरे में दाखिल हुआ था, नौमानी ने कहा। जेमसन शायद किसी किस्म का पैनिक लाने वाला नशा इस्तेमाल करता होगा। इस क्लोरोफिल का क्या चक्कर था? मैं इस किस्म के शब्दों में के फेर में नहीं पड़ता। मैंने सफदर से इसके बारे में कुछ नहीं पूछा, नौमानी ने कहा। वो इस आदमी के दोबारा बरामद होने का इंतजार करते रहे। थोड़ी देर बाद वो फाटक पर आकर आ खड़ा हुआ। चंद लम्हे इधर उधर देखता रहा और फिर एक सिमत को पैदल ही चल पड़ा। ला हौल वला कुव्वा, नौमानी बुरा सा मुंह बनाकर बोला। तुम ही जाओ, चौहान बड़बड़ाया। मेरा ख्याल है कि अब इसका ताकुब करने से कुछ हासिल ना होगा, नौमानी बोला। जैसा दिल चाहे, चौहान ने लापरवाही से शानों को जुम्बिश दी। नौमानी का ख्याल था कि किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए माकूल मुआवजे पर कोई भी तैयार हो सकता है। कोई गैर मुतालिक शख्स जो बाद में किसी की भी निशानदही ना कर सके। वो इस शख्स का ताकुब करता और झिंझिलाता रहा। इस वक्त न जाने क्यों उसकी कुव्वत फैसला जवाब दे गई थी। ताकुब जारी रखे या इसे नज़रअंदाज कर दे। दफतन उकुब से एक गाड़ी आकर उसके करीब रुकी और चौहान की आवाज़ सुनाई दी। उसे छोड़ दो, इधर आ जाओ। नौमानी ने अगली सीट का दरवाज़ा खोला और इसके बराबर बैठ गया। गाड़ी दोबारा हरकत में आ गई। अभी मैंने ट्रांसमीटर पर सफदर से गुफ्तगू की थी। वो कह रहा था कि इस आदमी का ताकुब करने की ज़रूरत नहीं, वेलफेयर पर नज़र रखी जाए, चौहान बोला। मुझे पहले अपनी गलती का एहसास हो चुका था, नौमानी ने कहा। अब दूसरा काम दरपेश है, चौहान बोला। वो क्या? पीसी डंप वाले बंगले में मुलाजमों की हैसियत से क्या? हमें फौरी तौर पर वहां पहुंचना है, नौमानी ने कहा। ओहो, तो क्या वो हजरत वहीं मुकीम है? पता नहीं, बहरहाल बाज़ औक़ात वो यही नाम इख्तियार करके काम करता है, चौहान बोला। चलो वहीं झक मारें। इससे पहले हमें मेकअप भी करना पड़ेगा। वेलफेयर की निगरानी किसी और से भी कराई जाएगी, चौहान बोला। रात तारीख थी। वो गाड़ी से उतरा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बंगले की कंपाउंड वॉल के पास पहुंचा। फिर एक ही जस्ट उसे कंपाउंड वॉल की दूसरी तरफ को ले गई। बाएं बाग में अंधेरे और सन्नाटे की हुक्मरानी थी। वो इमारत की तरफ बढ़ता रहा। सरतापा स्याहपोश था। चेहरे पर भी गिलाफ सा मुंड रखा था। ऐसा मालूम होता था जैसे इसे देख लिए जाने का खौफ ही ना हो। बरामदे में पहुंचकर इसने सदर दरवाजे का हैंडल घुमाकर देखा। दरवाज़ा मुकफिल था। कुफल का सुराख टटोल कर उसने एक बारीक सा औजार उसमें डाला। हाथ को हल्की सी जुम्बिश दी और कुफल खुलने की आवाज़ सुनकर हैंडल फिर घुमाया। इस बार दरवाज़ा खुलता चला गया था। वो अंदर दाखिल हुआ। हर तरफ हैंडल अंधेरा था। सिर्फ एक दरवाजे के शीशों से गहरी नीली रोशनी का अक्स राहदारी में पड़ रहा था। यहाँ रुककर उसने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा, लेकिन हैंडल घुमाते ही ना सिर्फ दरवाज़ा खुला, बल्कि कमरे में तेज़ किस्म की रोशनी भी फैल गई। गालिबन रोशनी के उस अचानक झमाके ही की बिना पर
सामने मिसेरी पर सोने वाला जाग पड़ा था। स्यापोश ने रिवॉल्वर और उसकी तरफ उठाते हुए कहा, अपनी जगह से जुम्बिश भी ना करना। बद्दी नाक और घनी मूछों वाला मिसेरी पर पड़ा बेबसी से पलके झपकाता रहा। अब उठ बैठो। स्यापोश ने रिवॉल्वर वाले हाथ को जुम्बिश दी। तुम कौन हो मेरे भाई? उसने उठते हुए भर्राई हुई आवाज में पूछा। तुम्हारी मौत, जवाब मिला। मगर मुझे तो एक नजूमी ने बताया था कि किसी बूढ़ी औरत के हाथ से मारे जाओगे, वो बोला। बकवास बंद करो, बद्दी नाक वाला कहका लगाकर बोला। प्रिंस अब्दुल मन्नान, बच्चों की सी हरकतें ना करो। इससे क्या फायदा? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझ पर काबू नहीं पा सकोगे। अगर तुम मुझे कुछ नहीं दे सकते तो रोशी के मुतालबात पूरे करो। तुम्हें गलत फहमी हुई है, नकाबपोश बोला। तो फिर तुम कौन हो? वही जिसे तुम मिलना चाहते हो, नकाबपोश ने कहा। आहा, तो फिर तुम इन मीनारों वालियों के बॉस हो सकते हो, बद्दी नाक वाला बोला। इस बार तुमसे अंदाजे की गलती नहीं हुई, नकाबपोश ने कहा। तो मामले की बात करो, रिवॉल्वर जेब में रख लो, बद्दी नाक वाला बोला। मैं तुम्हें फना कर दूंगा। तुम जैसे हकीकी कीड़ों से मामले की बात हो, नकाबपोश ने कहा। तो फिर अपने आदमियों से हाथ धो रखो, बद्दी नाक वाला बोला। कौन से आदमी? नकाबपोश ने कहा। वो दोनों औरतें, डिक्सन ब्रादरान और विल्बर स्नॉक्स, बद्दी नाक वाला बोला। शातिर को मोहरे पिटने का गम नहीं होता। मैंने तो तुमसे ये भी नहीं पूछा कि वो सब जिंदा है या मर गए, नकाबपोश ने कहा। फिर तुम क्या यहाँ झक मारने आए हो, बद्दी नाक वाला बोला। नहीं, तुमसे ये मालूम करना चाहता हूँ कि किसके लिए काम कर रहे हो, नकाबपोश ने कहा। अपने लिए, बद्दी नाक वाला बोला। क्या मतलब? नकाबपोश ने पूछा। कोई बड़ी रकम लेकर तुम्हारी राह में से हट जाऊंगा, बद्दी नाक वाला बोला। अचानक दो आदमी उकुब से नकाबपोश पर टूट पड़े और फूली हुई नाक वाले ने उछलकर उसके रिवॉल्वर वाले हाथ पर हाथ मारा। रिवॉल्वर उछलकर दूर जा पड़ा, लेकिन साथ ही वो दोनों आदमी भी उछल उछलकर दोनों अतराफ की दीवारों से जा टकराए। बद्दी नाक वाला रिवॉल्वर पर कब्जा कर चुका था। हिलना नहीं अपनी जगह से, वरना फायर कर दूंगा, उसने नकाबपोश को धमकी दी। उन दोनों ने उठना चाहा, लेकिन चकरा कर गिर पड़े। गालिबन उनके सर दीवारों से टकराए थे। नकाबपोश पर धमकियों का कोई असर न हुआ। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ता आ रहा था। दोनों हाथ इस तरह फैले हुए थे जैसे उससे बगलगीर होने का इरादा रखता हो। अच्छी बात है, बद्दी नाक वाला सर हिलाकर बोला। अगर तुम मुआनकई करना चाहते हो तो ये लो। उसने रिवॉल्वर में सरी पर उछाल दिया और अपनी जगह पर खड़ा रहा। दफातर नकाबपोश आहिस्ता रवि से तो करके उस पर झपट पड़ा, लेकिन बद्दी नाक वाला झुकाई देकर बर्क रफ्तारी से उसकी पुश्त पर ना सिर्फ पहुंचा बल्कि कमर पर एक रात भी रसीद कर दी। नकाबपोश लुढ़खुड़ाता हुआ सामने वाली दीवार से जा टकराया। वहीं एक आदमी भी पड़ा हुआ था। उसने उसकी टांगें दोनों हाथों में जकड़ ली और वो फिर दूसरी जानिब चारों शाने चत गिरा। फिर बद्दी नाक वाले ने नीचे झुककर इसके चेहरे पर मुंडा हुआ गिलाफ उतारना चाहा कि उसने दोनों हाथों से इसकी गर्दन जकड़ ली। गिरफ्त बहुत मजबूत थी। वो गुलो खलासी के लिए जोर लगाने लगा। अपोजिशन ये थी कि नकाबपोश की टांगें इस आदमी की गिरफ्त में थीं और खुद उसने बद्दी नाक वाले की गर्दन जकड़ रखी थी। दूसरा आदमी झिलाए हुए अंदाज में उठा और बिस्तर पर पड़े हुए रिवॉल्वर पर कब्जा करके धाड़ा। गर्दन छोड़ दो, वरना फायर कर दूंगा। लेकिन इसने बद्दी नाक वाले की गर्दन ना छोड़ी। अलबत्ता अपनी दोनों टांगें इस आदमी की गिरफ्त से छुड़ाकर टांगों ही से इसकी मुरम्मत करने लगा। इसकी कराहें कमरे से में गूंज रही थीं। दफातन दूसरे आदमी ने इस पर फायर झोंक मारा। क्या करते हो, बद्दी नाक वाला गुर्राया। इतने में इसने जो जोर लगाया तो नकाबपोश की गिरफ्त इसकी गर्दन पर ढीली पड़ गई। लेकिन जब वो इसे धक्का देकर उछला तो ये पता चला कि गिरफ्त खुद इसने दीदा दानिस्ता ढीली छोड़ी थी। बद्दी नाक वाला इसके अचानक उछलने की बिना पर लुढ़खुड़ाकर पीछे हटाई था कि नकाबपोश ने दूसरी छलांग लगाई और बेडरूम के दरवाजे से गुजर गया। दूसरे आदमी ने फिर फायर झोंक मारा। क्या हिमाकत कर रहे हो, पूरी बस्ती को जगाओगे, बद्दी नाक वाला चिल्लाकर बोला। फिर उसने दरवाजे की तरफ बढ़ने का इरादा किया था कि पूरी इमारत एक जोरदार धमाके से लरज उठी। वो मुंह के बल फर्श पर गिरे। धुएं का एक जबरदस्त रेला दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। उठो, भागो, वो खिड़की खोलो, बद्दी नाक वाला चीखा। और जैसे ही इनमें से एक आदमी खिड़की के करीब पहुंचा, बद्दी नाक वाले ने झपट कर रोशनी बुझा दी। ये क्या कर रहे हो, दोनों ने बैक वक्त कहा। जल्दी करो, खिड़की खोलो। वो तीनों ये बुरी तरह खांस रहे थे। किसी न किसी तरह खिड़की खुली और उन्होंने बाहर छलांगे लगाना शुरू कर दी। साथ ही ऐसी आवाज भी आई जैसे टॉमी गन से फायरिंग हुई हो। खबरदार, उठना नहीं, बद्दी नाक वाला आहिस्ता से बोला। रेंगते हुए इमारत की पुष्ट पर निकल चलो। कंपाउंड के बाहर सड़क पर से लोगों के दौड़ने की आवाजें आ रही थीं। निकल चलो, चलो, वरना दुश्वारी में पड़ जाएंगे,
भद्दी नाक वाला बोला। अब चार दीवारी पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद जाओ। थोड़ी देर बाद वो इस इमारत से काफी फासले पर थे। भद्दी नाक वाला कह रहा था, इसलिए बुझाई थी लाइट। उसने धुएं का बम फेंका था। अगर हमारे फरार होते वक्त खिड़की में रोशनी होती तो हम टॉमी गन की बौछार की नजर हो चुके होते। क्या ख्याल है मेरे दोस्तों? भद्दी नाक वाला बोला। वो दोनों खामोशी से चलते रहे। कुछ देर बाद भद्दी नाक वाला फिर बोला, तुमने फायर करके खेल बिगाड़ दिया। दोनों चलते चलते रुक गए और इनमें से एक बोला, मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि ये वही सब्ज लहू वाला है। और तुमने देखा कि वो तुम्हारे इम्तिहान पर पूरा उतरा है। भद्दी नाक वाला बोला। ये क्या बला है आखिर? पहला बोला। बहुत जल्द मालूम हो जाएगा, भद्दी नाक वाला बोला। रीना पिछली रात से प्रिंस की मुंतजिर थी। वो वादा करके गया था कि 10-11 बजे तक वापस आ जाएगा, लेकिन अब इस वक्त दूसरी सुबह के 8 बज चुके थे और वो नहीं पलटा था। नाश्ते की मेज पर भी वो तन्हा थी। खादिम ने बताया था कि फादर फर्डिनेंड को पिछली रात से बुखार हो गया है और वो आराम कर रहे हैं, नाश्ते पर इसका साथ नहीं दे सकेंगे। 9 बजे प्रिंस अब्दुल मन्नान की शक्ल दिखाई दी। इसके चेहरे पर सरसीमगी के आसार थे। तुम कहाँ थे? रीना ने पूछा। बस, क्या बताऊं, पता नहीं किस तरह खेल बिगड़ गया, प्रिंस बोला। आखिर हुआ क्या? रीना ने पूछा। ढम के बंगले में पुलिस की जबरदस्त भीड़ नजर आती है, प्रिंस ने कहा। ओह, तो क्या वो पकड़ा गया? रीना ने पूछा। यही तो अफसोस है, निकल गया। बात क्या थी? क्या तुम पुलिस के पास दौड़े गए थे? रीना ने कहा। हरगिज नहीं, अब्दुल मन्नान बोला। तो फिर ये कैसे हुआ? रीना ने कहा। मैंने सुना है कि पिछली रात इसके बंगले में जबरदस्त धमाका हुआ था और कुछ पड़ोसियों ने टॉमी गन की फायरिंग की आवाज भी सुनी थी, अब्दुल मन्नान ने कहा। ओहो, तो फिर? अब पुलिस को पीसी ढम की तलाश है, अब्दुल मन्नान बोला। ये तो बहुत बुरा हुआ, रीना ने कहा। क्यों? अब वो हमारे हाथ ना आ सकेगा, रीना बोली। हाँ, ये तो है, पुलिस के डर से रोपोश हो जाएगा। वाकई बहुत बुरा हुआ, प्रिंस अब्दुल मन्नान बोला। अब क्या होगा? रीना ने पूछा। बेहतरीन मौका है, तुम भी अपनी रिपोर्ट उसके खिलाफ लिखवा दो, अब्दुल मन्नान ने कहा। नहीं, फादर फर्डिनेंड की राय ये नहीं है, रीना ने कहा। शायद वो भी वही सोचते हैं जो मेरा ख्याल था, प्रिंस ने कहा। क्या मतलब? रीना ने कहा। तुम्हारे भाई दरपर्दा किसी गैरकानूनी हरकत के मुरतकिब भी होते रहे थे, अब्दुल मन्नान बोला। नहीं, ये नामुमकिन है, तुम ये मत कहा करो, रीना बोली। चलो, तुम्हारे ख्याल से अभी ना कहूँगा, अब्दुल मन्नान ने कहा। मुझे समझ भी नहीं आता कि मैं क्या करूं, रीना बोली। फादर कहाँ हैं? अब्दुल मन्नान ने पूछा। इनकी तबीयत खराब है, अभी बेडरूम से निकले नहीं हैं, रीना ने कहा। बहरहाल अब इसका हाथ आना मुश्किल है, गालिबन फिलहाल वो शहरी से गायब हो जाए, अब्दुल मन्नान बोला। रीना के चेहरे पर उदासी छा गई। उसे यकीन था कि अब उसके भाइयों का सुराग मिल जाएगा, लेकिन इस नई खबर ने रही सही उम्मीद का भी खात्मा कर दिया। अब तो अपने चीफ से भी राब्ता कायम नहीं कर सकती थी, क्योंकि चीफ ही की हिदायत पर उसने अपना ट्रांसमीटर क्रिस्टो पाउल्स के हवाले कर दिया था और ज़रूरी अमूर पर क्रिस्टो पाउल्स ही से गुफ्तगू करने की हिदायत भी चीफ ही की तरफ से मिली थी। फिर एक दिन जब क्रिस्टो पाउल्स से मिलने इसकी रिहाइशगाह पर गई तो मुलाजिम से मालूम हुआ कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर गया है। वहीं पादरी फर्डिनेंड से भी मुलाकात हुई। इससे बताया कि वो क्रिस्टो पाउल्स से मिलने आया था। फिर पादरी ही ने उससे पूछा था कि क्या वो डिक्सन फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। इस पर रीना को हैरत हुई, लेकिन पादरी ने बताया कि वो जेमी डिक्सन और जेरी डिक्सन से वाकिफ़ हैं और रीना इनसे बहुत मुशाबत रखती है। फिर पादरी की नरम ज़बानी ने इसको इस पर मजबूर कर दिया कि वो उसे भी अपने भाइयों की गुमशुदगी से आगाह कर दे। पादरी ने तशवीश का इजहार किया था और इसे यकीन था कि वो हर मामले में उस पर तकिया कर सकती है। जेमी और जेरी बहुत अच्छे लड़के हैं, वो उनके लिए सब कुछ कर सकेगा। प्रिंस भी उसके लिए एक तरह की ढारस ही था। उसकी ज़ात से कम तन्हाई का एहसास तो रफा ही हो गया था। उसने पुरुमीद नज़रों से प्रिंस की तरफ देखा, जो सर झुकाए बैठा किसी सोच में गुम था। तुम क्या सोच रहे हो? रीना ने उसे मुखातिब करके कहा। प्रिंस चौंक कर उसकी तरफ को देखने लगा। इतने में कदमों की आहट हुई। रीना मुड़ी। पादरी कमरे में दाखिल हो रहा था। वो दोनों ताजीमन उठ गए। बैठो बैठो मेरे बच्चों, वो नकाहत भरी आवाज़ में बोला। कैसी तबीयत है फादर? अभी खादिम ने बताया था, रीना बोली। अब इस वक्त तो टेम्परेचर नहीं है, वो बैठता हुआ बोला और फिर खामोश होकर हाँफने लगा। वो दोनों पुरतशवीश नज़रों से उसे देखते रहे। कुछ देर बाद फिर बोला, शामी से मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए इस ब्लैकमेलर के सिलसिले में कुछ ना कर सका, फादर बोला। आप करते भी क्या फादर? प्रिंस ने पूछा। यहाँ के कई बड़े ऑफिसरों से मेरे मरासिम हैं,
मैं अपने तौर पर उनसे मदद लेता, किसी को कानो कान खबर भी ना होती, फादर ने कहा। लेकिन अब तो वो किसी के भी हाथ ना लग सकेगा, अब्दुल मन्नान ने कहा। क्या मतलब? पादरी चौंक कर बोला। प्रिंस ने वही वाकया दोहराया जो कुछ देर पहले रीना को बताया था। ये तो वाकई बुरा हुआ, बहुत बुरा। पता नहीं दोनों बच्चे किस हाल में हों, पादरी बोला। इसकी आवाज़ गिलोगीर हो गई और रीना की आंखें भी भर आ गईं। कमरे की फिजा पर बोझल सा सकूत तारी हो गया। रीना के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं, क्योंकि पादरी की आवाज़ में इस मायूसी की झलक महसूस की थी। इस सिलसिले में वो हकीकतन उसे ही आखिरी सहारा तस्वुर करती थी। प्रिंस को तो अपने मामलात की फिक्र ज़्यादा थी, और वो पादरी के मुकाबले में मुखलिस भी नहीं हो सकता था। पादरी तो इसका हम वतन और हम कौम था। तो फिर अब क्या होगा फादर? उसने भर्राई हुई आवाज़ में पूछा। खुदा की रहमत से मायूस ना होना चाहिए मेरी बच्ची, फादर ने कहा। हाँ हाँ, और क्या मैं एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा? प्रिंस भी बोला। रीना बहुत परेशान है, तुम इसे अपने साथ कहीं बाहर लेकर जाओ, मैं तन्हाई में कोई तदबीर सोचूंगा, पादरी ने कहा। लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है फादर, मैं आपकी देखभाल करूंगी, रीना ने कहा। मेरी देखभाल के लिए वही काफ़ी है, मैं अपने लिए सिर्फ उसी की मदद का मुंह देखता हूँ, पादरी छत की तरफ उंगली उठाकर बोला। चलो उठो, फादर का ख्याल दुरुस्त है, तुम्हें ताज़ा हवा की ज़रूरत है, और फिर ये सारे मसाइब आदमी ही के लिए हैं, प्रिंस ने रीना की तरफ देखकर कहा। पादरी की पुरतकद्दुस मुस्कुराहट प्रिंस के ख्याल की तायद कर रही थी। फिर वो उठकर चला गया। प्रिंस के इशारे पर रीना भी उठी और इसके साथ जाने की तैयारी करने लगी। बाहरों से एक लंबी सी शानदार गाड़ी खड़ी नजर आई। ओह, ये तुम्हारी गाड़ी है? रीना ने खुश होकर पूछा। हाँ, प्रिंस के लहजे में लापरवाही थी। मुझे इल्म है कि यहाँ के बहुत ज़्यादा दौलतमंद लोगों में तुम्हारा शुमार होता है। मुझे तुम्हारी दोस्ती पर फ़ख्र है, रीना ने कहा। और मुझे इस पर फ़ख्र है कि तुम बहुत खुश मिजाज लड़की हो, प्रिंस बोला। रीना सिर्फ मुस्कुराई थी, कुछ बोली नहीं। लंबी सी बेआवाज़ गाड़ी चिकनी सड़क पर दौड़ती चली जा रही थी। हम कहाँ चल रहे हैं? रीना ने पूछा। किसी अच्छी सी तफरीगाह में वक्त गुजारेंगे, अब्दुल मन्नान बोला। तुम सचमुच बहुत अच्छे हो। अच्छा ये बताओ कि रोशी से छुटकारा पा लेने के बाद तुम क्या करोगे? रीना हंसकर बोली। खुद को बिल्कुल ही अहमक महसूस करूंगा, प्रिंस ने कहा। क्या मतलब? रीना ने कहा। किसी औरत को पा लेने की तमन्ना हिमाकत है, और पाकर छोड़ देना उससे भी बड़ी हिमाकत है, अब्दुल मन्नान ने कहा। मैं नहीं समझी, रीना बोली। पा लेने के बाद कान इसकी टै टै के आदी हो जाते हैं, और छोड़ देने पर कानों में सन्नाटा सीटियां सी बजने लगती हैं, और आदमी पागल हो जाता है, अब्दुल मन्नान बोला। औरतें बातूनी होती हैं, तुम यही कहना चाहते हो ना? रीना ने नाखुशगवार लहजे में कहा। इतने में प्रिंस चौंक कर बोला। उकुबनुमा आईने में देखो। क्या देखूं? रीना ने कहा। वो नीले रंग की गाड़ी शुरू ही से हमारे पीछे लगी हुई है, अब्दुल मन्नान ने कहा। मैंने ध्यान नहीं दिया, रीना बोली। मैंने शुरू से ही इसका ख्याल रखा था, ढम खतरनाक आदमी है, अब्दुल मन्नान ने कहा। ओह, तो क्या वो इसकी जुर्रत कर सकेगा, जबकि पुलिस भी उसके पीछे लगी हुई है, रीना ने कहा। वो एक बेजिगर आदमी है, अब्दुल मन्नान बोला। क्या तुम उससे खौफ हो? रीना ने पूछा। हरगिज़ नहीं, लेकिन हमें बहरहाल मोहतात रहना चाहिए, प्रिंस बोला। थोड़ी देर बाद वो साहिली तफरीगा की हदूद में दाखिल हुए। नीले रंग की कार अब भी उकुबनुमा आईने में सफ़र कर रही थी, लेकिन अपनी गाड़ी पार्क कर देने के बाद इनकी हैरत की इंतहा ना रही जब उन्होंने इस नीली गाड़ी से फादर फर्डिनेंड को उतरते देखा। वो उन्हीं की तरफ आ रहा था। तुम्हें हैरत होगी मेरे बच्चों, वो करीब आकर बोला। दोनों कुछ ना बोले, पादरी ने कहा। दरअसल एक नया ख्याल मेरे जहन में उभरा था, और मैं तुम लोगों के पीछे पीछे चल पड़ा। प्रिंस अब्दुल, तुमसे एक अहम मामले पर गुफ्तगू करनी है, फादर बोला। ज़रूर फादर, मैं हर तरह हाजिर हूँ, मेरे लायक जो भी खिदमत हो, अब्दुल मन्नान बोला। आसमानी बाप तुम पर बरकतें नाजिल करे, फादर बोला। आमीन, प्रिंस ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। वो तीनों सी साइड हेवन में जा बैठे। प्रिंस ने वेटर को बुलाकर मशरूबात का ऑर्डर दिया और पादरी की तरफ इस्तफामिया नज़रों से देखता रहा। पादरी थोड़ी देर बाद ठंडी सांस लेकर बोला। रीना मुझे तुम्हारे हालात से आगाह कर चुकी है। प्रिंस ने रीना की तरफ देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। पिछली रात तुम कहाँ गायब हो गए थे? पादरी ने अचानक सवाल किया। बेहद ज़रूरी काम था फादर, मुझे अपने बैंकर से मालूम करना था कि रोशी ने मेरी अदम मौजूदगी में कोई भारी रकम तो नहीं निकलवाई। इस छानबीन के दौरान में खासी रात गुजर गई थी, इसलिए मैंने तकलीफ देना मुनासिब नहीं समझा था, अब्दुल मन्नान बोला। क्या यहाँ बैंक रात को भी कारोबार करते हैं? फादर ने कहा। नहीं, लेकिन अपने खुसूसी ताल्लुकात की बिना पर मैं जिस वक्त चाहूँ
इस किस्म के काम भी अंजाम दे सकता हूँ। मैंने रात भी एक बैंक के जनरल मैनेजर के यहाँ बसर की थी, प्रिंस अब्दुल मन्नान बोला। ये बरसवील गुफ्तगू थी, वरना मुझे इन बातों से क्या सरोकार, पादरी मुस्कुराकर बोला। आप जो कुछ भी फरमाएं, सर आंखों पर। प्रिंस खुश इखलाकी का मुजाहरा करके तौर पर मुस्कुराया। तुम्हारा ख्याल है कि तुम्हारी बीवी भी हकीकतन उसी ब्लैकमेलर के गिरोह से ताल्लुक रखती है? फादर ने पूछा। हालात ने मुझे ऐसा समझने पर मजबूर कर दिया फादर, प्रिंस ने मगमूम लहजे में कहा। खैर खैर, शैतान के शर से कोई भी महफूज नहीं। मैं ये कहना चाहता था कि वो उस गिरोह में किसी इम्तियाजी हैसियत की हामिल होगी, फादर ने कहा। यह भी मुमकिन है फादर, प्रिंस ने कहा। तब फिर वो इसकी मुख्तलिफ कमीन गाहों से जरूर वाकिफ होगी, फादर बोला। प्रिंस उछल पड़ा और थोड़ी देर तक हैरत से पादरी की तरफ देखते रहने के बाद बोला, ऐन मुमकिन है फादर। ओहो, मुझे तो इसका ख्याल ही नहीं आया था। अगर किसी तरह उससे उसके ठिकानों पर के पते मालूम किए जा सकें तो तलाश में आसानी होगी, फादर ने कहा। बहुत माकूल तजवीज़ है फादर, प्रिंस बोला। तो फिर तुम उससे किस तरह मालूम करोगे, फादर बोला। वाकई ये मुश्किल काम है, अब्दुल मन्नान बोला। क्यों मुश्किल क्यों है, रीना बोली। मैंने आज तक इस पर जाहिर नहीं किया कि इसकी तरफ से मशकूक हूँ, अब्दुल मन्नान ने कहा। अगर इस पर जाहिर हो गया तो क्या होगा, रीना ने कहा। मैं कुछ नहीं कह सकता, अब्दुल मन्नान बोला। तुम हकीकतन बुज़दिल और डरपोक हो, दफतन रीना ने आंखें निकाल कर बोली। नहीं नहीं, ऐसी गुफ्तगू नहीं, पादरी हाथ उठाकर बोला। रीना ने निचला होंठ दांतों में दबा लिया और वो सीधी नजरों से दूसरी तरफ को देखने लगी। तुम मेरी बात भी तो समझने की कोशिश करो। मैं आखिर किस तरह इसके मुंह पर ऐसी बातें कह सकता हूँ, अब्दुल मन्नान हिकला कर बोला। मुझे कहने दो कि तुम उसके गुलाम बनकर रह गए हो, रीना फिर उस पर चढ़ दौड़ी। दूसरों के सामने उसके लिए गुस्से और नफरत का इजहार करते रहोगे, लेकिन उसके आगे भीगी बिल्ली बन जाओगे। हकीकतन तुम्हें उससे कोई शिकायत नहीं है। अगर तुम्हारी खाल भी उतार देगी तो तुम्हें शिकवा भी ना होगा। क्या मैंने देखा नहीं था उस रात को? रीना प्लीज, वो भर्राई हुई आवाज में बोला और रहम तलब नजरों से रीना की तरफ देखने लगा। ऐसा मालूम होता था जैसे कहना चाहता हो, खुदा के लिए पादरी को ये ना बताना कि रोशी इस रात मुझे मारने के लिए दौड़ रही थी। रीना के होंठों पर बेसाख्ता किस्म की मुस्कुराहट फैल गई। भाई, मैं मना कर रहा हूं ना कि इस किस्म की गुफ्तगू ना करो, पादरी ने किसी कदर दरश्त लहजे में कहा। मैं माफ़ी चाहता हूँ फादर, अब्दुल मन्नान बोला। खैर ख़त्म करो, लेकिन अब रोशी ही वाहिद जरिया है इस तक पहुँचने का, फादर ने कहा। तो फिर मैं क्या करूँ फादर, अब्दुल मन्नान बोला। तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। क्या वो शाम को हवाखोरी के लिए निकलती है, फादर ने पूछा। हाँ फादर, पाबंदी से टिप टॉप क्लब जाती है। वो आजकल रात को वहीं खाना खा रही है, अब्दुल मन्नान बोला। अच्छी बात है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, फादर बोला। हाँ, मैं यही चाहता हूँ फादर, अब्दुल मन्नान बोला। रीना तो उसे पहचानती ही है, मैं और रीना ये काम कर लेंगे, फादर ने कहा। अब मैं मुतमईन हूँ फादर, प्रिंस ने तवील सांस ली। रोशी की गाड़ी टिप टॉप नाइट क्लब के कंपाउंड में दाखिल हुई। बावर्दी ड्राइवर ने नीचे उतरकर पिछली सीट का दरवाज़ा खोला और वो बड़ी शान से नीचे उतरी। बरामदे में खड़ा हुआ बिल कैप्टन इसकी पजीराई के लिए आगे बढ़ा था। फिर उसने उसकी रहनुमाई क्लॉक रूम तक की थी। यहाँ इसका कोट मुनासिब जगह पर लटकाया गया और फिर वो डाइनिंग हॉल में दाखिल हुई। एक वेटर उसे उसकी मखसूस मेज़ तक लेकर गया। वो शहजादियों की सी शान से कुर्सी पर बैठकर आहिस्ता आहिस्ता वेटर को कुछ हिदायत देने लगी। वेटर भी अदब से झुका हुआ अपनी नोटबुक पर उसकी हिदायत को तहरीर कर रहा था। वेटर के चले जाने के बाद उसने उचटती सी नज़र चारों तरफ डाली, फिर वैनिटी बैग से आईना निकालकर अपने चेहरे पर तनकीदी नज़रें डालने लगी। इतने में दो अफराद उसकी मेज़ की तरफ बढ़ते नजर आए। ये रीना डिक्स और पादरी फर्डिनेंड थे। रोशी ने सर उठाकर उनकी तरफ देखा और फिर उसकी नज़र रीना के चेहरे पर जम गई। ओहो, खुश आमदीद, रोशी ने उठते हुए तल्ख लहजे में कहा। क्या ये महज इत्तफाक है? हम तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं मेरी बच्ची, पादरी बोला। ओह फादर, रोशी उसकी तरह चौंकी जैसे पादरी पर पहली बार नजर पड़ी हो। फिर जल्दी से बोली, बैठिए बैठिए और मेरी मेज़बानी कबूल कीजिए। नहीं शुक्रिया, हम खाना खा चुके हैं, लेकिन मैं कुछ देर तुम्हारे साथ बैठने की दावत ज़रूर कबूल करूँगा, फादर ने कहा। मेरी खुशकिस्मती है, रोशी मुस्कुरा कर बोली। फिर घूर कर रीना की तरफ देखा। तुम भी बैठ जाओ, पादरी ने रीना से कहा और वो बुरा सा मुंह बनाए हुए बैठ गई। मैं क्या खिदमत कर सकती हूँ फादर, रोशी बोली। पादरी ने उंगलियों से क्रॉस बनाकर उसे दुआएं दी।
कोई मशरूब ही फादर? रोशी ने कहा। अच्छा, कॉफ़ी पी लूँगा मेरी बच्ची, फादर ने कहा। तुम क्या पियोगी? रोशी ने रीना से पूछा। मुझे ख्वाहिश नहीं है, रीना बोली। तुम मेरे लिए अजीब से जज्बात का इजहार कर रही हो। क्या ये समझ लो कि तुम इस अहमक की उम्मीदवार हो? फजूल बातें ना करो, रीना झिंझिलाकर बोली। वो फादर से रोया धोया था, फादर समझौता कराना चाहते हैं, रीना ने कहा। समझौता? कैसा समझौता? उसे मेरी जिंदगी तल्ख करके रख दी है, रोशी ने कहा। तुम्हें क्या शिकायत है उससे मेरी बच्ची? फादर बोला। अच्छा तो सुनिए, अगर से मेरी शिकायतें आप तक पहुंचाई तो। वो जुमला पूरा किए बगैर यकबैग खामोश हो गई। कहो कहो, फादर बोला। नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहती, रोशी बोली। अभी तो तुमने, फादर ने कहना चाहा। जो कुछ भी कहूंगी इसकी मौजूदगी में कहूंगी, रोशी बोली। ओह, तो ये कौन सी बड़ी बात है? ये तो अभी हो सकता है, वो मेरी क्यामगाह पर मौजूद है, फादर ने कहा। लेकिन आखिर समझौता किस बात का? मैं अब उसके साथ नहीं रहना चाहती, रोशी ने कहा। वो तो ऐसा नहीं चाहता, फादर ने कहा। फिर मेरी बात क्यों नहीं मानता? मुझ पर एतमाद क्यों नहीं करता? कोई औरत किसी ऐसे मर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकती जो उस पर एतमाद ना करता हो, रोशी ने कहा। लेकिन उसकी बातों से तो ऐसा मालूम होता है जैसे उसकी लगाम तुम्हारे ही हाथ में है, रीना बोल पड़ी। सबर सबर मेरी बच्ची, तुम फिलहाल खामोश रहो, पादरी ने नरम लहजे में कहा। अगर ये बात है तो मैं अभी चलूंगी। इसी वक्त रोशी गुस्सीले अंदाज में उठती हुई बोली। वो भी उठ गए। रोशी ने हेड वेटर को बुलाकर अपना ऑर्डर कुछ देर के लिए मुलतवी करा दिया। बाहर निकलकर रोशी ने इन्हें अपनी गाड़ी में बैठने की दावत दी, जो मंजूर कर ली गई। पादरी ने बताया कि वो टैक्सी में आए थे। वो बहुत कुशादा गाड़ी थी। तीनों पिछली सीट पर आराम से बैठ गए। पादरी ने ड्राइवर को हिदायत दी और गाड़ी हरकत में आ गई। 15 मिनट बाद वो शहर के बहुत ज्यादा मालदार लोगों की बस्ती में जा पहुंचे। यहाँ की इमारतें एक दूसरे से फासले पर वाक़ थीं। पाए बाग सुनसान पड़ा था। बरामदे की रोशनी महदूद थी। वो नीचे उतरे। पादरी आगे चल रहा था। वो इन्हें एक वसी ड्राइंग रूम में लेकर आया। तुम दोनों यहीं बैठो, मैं अब्दुल को देखता हूँ। मेरा ख्याल है कि वो लाइब्रेरी में होगा, पादरी ने कहा और वहां से चला गया। रोशी रीना की तरफ मुड़ी और इसकी आंखों में देखती हुई मुस्कुराई। कुछ बोली नहीं। रीना के होंठ सख्ती से भींचे हुए थे। कुछ देर बाद रोशी ने कहा, क्या अब्दुल तुम्हें पसंद है? इस सवाल का मतलब? रीना गुर्राई। वो आज तक मुझ जैसी औरत के काबू में नहीं आ सका, रोशी ने कहा। ये फजूल बातें नहीं सुनना चाहती। ये फादर फर्डिनेंड का मामला है, वही जाने। अब्दुल को एक अपाहज की हैसियत से मेरे पास छोड़ गई थी तुम, रीना ने कहा। लेकिन तुमने तो उसे तवाना कर दिया, रोशी हंस पड़ी। मेरा मजाक ना उड़ाओ, समझी, रीना ने कहा। इतने में इमारत के किसी हिस्से में किसी के चीखने की आवाजें आईं। ये क्या है? वो दोनों यकपैक चौंक पड़ी। फिर रीना इस दरवाजे की तरफ झपटी जिससे गुजरकर पादरी अंदर गया था, लेकिन वो दूसरी जानिब से बोल्ट किया हुआ मिला। तुम कहाँ जा रही हो? रोशी इसका बाजू पकड़ती हुई बोली। मैं साजिश की बू सूंघ रही हूँ। साजिश? कैसी साजिश? रीना फिर कुर्सियों की तरफ बढ़ती हुई बोली, लेकिन इसके लहजे में तमस्कर था। दफातन वही दरवाजा खुला जिसे रीना खोलने की कोशिश करती रही थी, लेकिन ये पादरी तो नहीं था। इनके सामने एक स्यापोश खड़ा था, जिसके चेहरे पर मुंडे हुए गिलाफ से दो खूंखार आंखें इन्हें घूरे जा रही थीं। तो तुम कौन हो? रीना हिकलाई। तुम्हारा चीफ। तुम खामोशी से एक तरफ बैठो, वो बोला। ओहो चीफ, ओह, फादर कहाँ हैं? रीना ने पूछा। मैंने कहा था खामोश बैठो। रीना सहम कर एक तरफ को जा बैठी। इसने रोशी की तरफ देखा, लेकिन वो जरा बराबर भी मुतासिर नहीं मालूम होती थी, बल्कि इसके देखने का अंदाज तो कुछ ऐसा था जैसे सर्कस का कोई मस्खरा अचानक तमाशबीनों के करीब आकर खड़ा हो गया हो। अब करतब दिखाओ अपने। फादर फर्डिनेंड बहुत जिंदा दिल आदमी मालूम होते हैं, दफतन रोशी हंसकर बोली। अभी मालूम हो जाएगा जिंदा दिली का हाल। मुझे पीसी डम का पता चाहिए, स्यापोश गुर्राया। क्या ये तुम्हारे सर्कस के किसी जानवर का नाम है? रोशी ने मजाका उड़ाने के अंदाज में पूछा। रीना, इसे घसीट कर उसी कुर्सी पर बांध दो जिसके बाजू से तस्वीर लिपटे हुए हैं, उसने कहा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? रोशी बिफर कर बोली। अगर किसी ने मुझे हाथ लगाया तो उसे पछताना पड़ेगा। क्या बकवास कर रही हो तुम? रीना उठकर रोशी की तरफ झपटी, लेकिन करीब पहुंची ही थी कि रोशी ने उसकी बाएं कनपट्टी पर थपकी देकर चपड़ास मारी तो वो धड़ाम से फर्श पर जा रही। साथ ही इसकी कर्राह भी कमरे में गूंज उठी थी। ठीक इसी वक्त सदर दरवाजे की तरफ अरे अरे की हाँक सुनाई दी। तीनों ही मुतवज्जा हो गए। पीसी ढंप इनकी तरफ रुख किए हुए बाएं हाथ से दरवाजा बोल्ट कर रहा था। इसके दाहिने हाथ में एक बड़ा सा डंडा दिखाई दिया। रीना बुखलाकर उठी। तुम रोशी से मेरा पता पूछ रहे थे ना? इसे नकाबपोश को मुखातिब किया। मैं खुद ही हाजिर हो गया हूँ।
औरतों की आपस की लड़ाई भड़ाई मुझे कतई पसंद नहीं है। उन्हें तो सिर्फ गुनगुनाते रहना चाहिए। इस वक्त तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकोगे, नकाबपोश गुर्राया। मुझे इल्म है कि तुम पर गोलियां असर नहीं करती, इसलिए इस वक्त डंडा साथ लाया हूँ। डंप ने बड़ी संजीदगी से कहा, औरतों, तुम सामने वाली दीवार से लगकर खड़ी हो जाओ, वरना हो सकता है कि मेरे डंडे को पछताना पड़े। रोशी रीना का हाथ पकड़कर दीवार की तरफ घसीट ले गई। रीना को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इसके जिस्म में जान ही ना हो। एक सहजदा की तरह रोशी के साथ घिसटती चली गई। इधर नकाबपोश ने रिवॉल्वर निकालकर ढंप पर एक फायर झोंक मारा, लेकिन ढंप सिर्फ 4 फीट के फासले पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। रीना हैरत से आंखें फाड़े उसे देखती रही। ऐसी फुर्ती उसके लिए बिल्कुल नई चीज थी। फायर होते ही वो बिजली की तरह तड़पा था और अभी पहले ही की तरह अपनी घनी मूछों की ओट में मुस्कुराए जा रहा था। फिर तो स्यापोश रिवॉल्वर से ताबड़तोड़ फायर करता हुआ चला गया और ढंप के पांव जमीन से लगते ही नहीं मालूम होते थे। ऐसा मालूम होता था जैसे वो उड़ रहा हो। रिवॉल्वर खाली हो गया, ढंप के पैर जमीन से लगे। स्यापोश ने झिलाहट में खाली रिवॉल्वर उस पर खींच मारा, लेकिन वो ढंप के डंडे से टकराकर फर्श पर गिर पड़ा। अब तो मेरे डंडे की करतब देखो, एवन, ढंप ने कहा और आगे बढ़कर डंडा उसके बाएं पहलू पर रसीद कर दिया। वो लुढ़खुड़ाया और फिर पागलों की तरह ढंप पर टूट पड़ा। ढंप ने पैंतरा बदलकर डंडा घुमाया। इस बार डंडा उसके शाने पर बैठा। शायद मैं वक्त जाया कर रहा हूँ, दफतन ढंप हाथ रोक कर बोला। जब तक तुम्हारा ये खोल नहीं उतरेगा तुम चोट नहीं खाओगे, ढंप ने कहा। इसने डंडा एक तरफ डालकर स्यापोश पर छलांग लगाई। दोनों गुत्थम गुत्था होकर रह गए। रीना बुरी तरह हाँप रही थी। फायरों का हश्र वो देख ही चुकी थी। उसने सोचा कि अगर चीफ को शिकस्त हो गई तो क्या होगा, इसके भाई। फिर हर किस्म के खदशात उसके जहन से महफ हो गए और वो डंडा उठाने के लिए झपटी, लेकिन उसे मुंह के बल फर्श पर गिर जाना पड़ा, क्योंकि रोशी ने अपनी टांग उसकी टांगों में फंसा दी थी। रीना चीख चीख कर उसे बुरा भला कहने लगी। दफतन ढंप गरज कर बोला, रोशी, लड़की की हिफाजत करो, अगर उसे चोट आई तो अच्छा ना होगा। दफतन रीना चीखने लगी, अब्दुल, अब्दुल, तुम कहाँ हो? लेकिन अब्दुल की आवाज कहीं से ना आई। इधर दोनों वहशी दरिंदों की तरह एक दूसरे पर पले पड़ रहे थे। अभी तक कोई किसी को नीचा नहीं दिखा सका था। रीना फिर उठकर खड़ी हुई और बेबसी से उन दोनों को देखे जा रही थी। उसे अंदाजा हो गया कि वो कुवत में रोशी से ज्यादा नहीं है, लिहाजा खामोश रहने के अलावा कोई चारा ना था। इसे महसूस किया कि ढंप इसके चीफ के जिस्म पर मुंडे हुए लिबास को उतार फेंकने की कोशिश में लगा हुआ है। फिर अचानक न जाने के क्या हुआ कि उसने अपने चीफ को कराते हुए चारों शाने चित गिरते हुए देखा और फिर यह भी देखा कि वो दोबारा उठ बैठने की कोशिश में बेबसी से हाथ पैर मार रहे हैं। यही मैं नहीं चाहता था मिस्टर एवन। इस दाव से रीढ़ की हड्डी मुतासिर होती है। अब तुम खुद से नहीं उठ सकोगे, ढंप ने मायूसाना अंदाज में सर हिलाकर कहा। अब्दुल, अब्दुल, रीना फिर चीखी। अब्दुल को भी बुला दिया जाएगा, पहले अपने चीफ से मिलो, रोशी उसका शाना थपक कर बोली। ढंप इसका लिबास उतारने की कोशिश कर रहा था और नकाबपोश के हलक से अजीब सी बेहंगम सी आवाजें निकल रही थीं। कुछ देर बाद सिर्फ चेहरे का खौल बाकी रह गया। वो चत पड़ा कर राही जा रहा था। ऐसा मालूम होता था जैसे इसमें जब्त करने की कुव्वत ही ना रह गई हो। ढंप रीना की तरफ मुड़कर बोला, अब अपने चीफ का चेहरा तो देखो। फिर इसने चेहरे का खौल भी उतार दिया। फादर, फर्डिनेंड, रीना की जबान से बेसाख्ता निकला। हाँ, फादर ने बहुत जल्दी में ये खौल अपने जिस्म पर चढ़ाया था, वरना ये दाढ़ी इस वक्त बरामद ना होती। पादरी ने आंखें सख्ती से मेच ली और ढंप झुककर इसकी गर्दन में कुछ टटोलने लगा। दफतन झड़ाते की आवाज आई और दाढ़ी समेत एक खौल और इसके चेहरे पर से उतर गया। क्रिस्टो पाउल्स, रीना फिर चीखी। तुम्हारे चीफ के 3 रूप हैं, ढंप इसकी आंखों में देखता हुआ बोला। रीना कुछ ना बोली, इसका सर बुरी तरह चकराया। क्रिस्टो पाउल्स इसी तरह हाथ पैर पटकते पटकते दफतन बेहस और हरकत हो गया। क्या तुम्हें यकीन है कि अब्दुल यहाँ मौजूद है? ढंप ने रीना से पूछा। हाँ, फादर ने मुझे यही कहा था, रीना बोली। बकवास की थी, वो इसे यहाँ से लाया ही नहीं था, तुम्हें वहां से सीधा क्लब लेकर गया था, ढंप बोला। मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे मेरे भाई वापस दे दो, रीना किसी नन्ही सी बच्ची की तरह बिलबिला उठी। अब्दुल से नहीं मिलोगी? ढंप बोला। मैं इसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन वो चीख किसकी थी? रीना ने कहा। वो चीख भी उसी की थी। तुम्हें बावर कराना चाहता था कि उसने फादर को बेबस करके सिचुएशन अपने कंट्रोल में कर ली है। वो चीफ और फादर की शख्सियतें बिल्कुल अलग अलग रखना चाहता था। तुम पर जाहिर करना चाहता था कि फादर का इन मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। वो तो अजराही खुदा तरसी ये सब कुछ कर रहा है, ढंप ने कहा। मेरे भाई, मैं क्या करूं? रीना ने कहा।
क्या तुम और तुम्हारे भाई यहाँ एक गैरकानूनी हरकत के मुरतकब नहीं हो रहे थे? ढंप ने कहा। रीना कुछ ना बोली। तुम्हारे भाई महफूज हैं, ढंप कुछ देर बाद बोला। क्या ये मर गया? रोशी ने क्रिस्टो पॉल्स की तरफ देखकर पूछा। नहीं, बेहोश है। होश में आने के बाद शायद सही हो दिमाग ना रह जाए। रीढ़ की हड्डी के जर्क से इसका मेड बोला भी मुतासिर हुआ है, ढंप ने कहा। तुमने ऐसा दाव ही क्यों आजमाया कि बेकार हो जाए? रोशी ने कहा। मजबूरी थी, किसी तरह काबू में ही नहीं आ रहा था। ऐसे ताकतवर लोग कम ही नजर से गुजरे, ढंप ने कहा। मैं तो एक गैरकानूनी हरकत की मुरतकिब हो रही हूँ, दफतन रीना गुस्सीली आवाज में बोली। लेकिन तुम कौन सा बड़ा नेकाम अंजाम देते रहे हो, गंदे ब्लैकमेलर? रोशी हंस पड़ी और ढंप उसे घूरने लगा। आंखें ना दिखाओ मुझे, ये लड़की मुझसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है, रोशी ने कहा। अब्दुल कायम, मुझे उससे मिला दो, रीना ने मुजमहल सी आवाज में कहा। वो सोच रही थी कि उलझना बेकार है, हो सकता है इसकी आर्जी इस ब्लैकमेलर को मौम कर सके और वो उसके भाइयों को किसी किस्म का गजन पहुंचाए बगैर छोड़ दें। तुम मुझसे मिलकर अब क्या करोगी? ढंप ने कहा। फिलहाल इसके अलावा यहाँ मेरा और कोई हमदर्द नहीं है। हो सकता है वो मेरे लिए भी तुम्हारे मुतालबात पूरे कर सके, रीना ने कहा। खामोश हो, वो मेरा शौहर है, रोशी हंसकर बोली। खुदा मुझे गारत करे, मैं ये क्या कर बैठा हूँ? ढंप अपनी पेशानी पर हाथ मारकर बोला और रीना उसे हैरत से देखने लगी। रोशी हंसती रही और ढंप ने रीना से कहा, तुम रोशी के साथ महल में जाओ, अब्दुल तुम्हें वहीं मिलेगा। क्या मेरे लिए कोई और जाल बुन रहे हो? रीना ने कहा। नहीं, अब्दुल से मुंह मांगी कीमत वसूल करके तुम्हारे भाइयों को रिहा कर दूंगा और कोशिश करूंगा कि तुम तीनों सही सलामत यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम एक नेक दिल लड़की हो, ढंप बोला। रीना कुछ ना बोली, रोशी का हाथ थामे हुए बाहर निकली और अपनी गाड़ी में बैठकर चली गई। इसने रीना से कहा, मुझे शिद्दत से भूख लग रही है, लिहाजा पहले हम क्लब चलेंगे। रीना खामोश रही, इसकी दिल गिरफ्तगी बढ़ती जा रही थी। क्लब में रोशी ने कुछ खाया और इसे ज़बरदस्ती कॉफ़ी पिलाई। फिर वो इसे महल नुमा इमारत में लाई। यहाँ अब्दुल मौजूद था और उसके दोनों भाई भी मौजूद थे। रीना ने हैरत से पलकें झपकाईं। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ अब्दुल, जिंदगी भर तुम्हें याद रखूंगी। दफतन वो रो पड़ी। मोहब्बत ना करने लगना, रोशी हंसकर बोली। बकवास बंद करो, अब्दुल ने गुस्सीले लहजे में कहा और रोशी उसे घूरती हुई वहां से चली गई। अब वो चारों खामोश थे। क्या वो इसी तरह आज़ाद रहेगा? रीना ने अब्दुल से पूछा। पुलिस भी तो है उसके पीछे, ज़्यादा दिनों तक आज़ाद नहीं रह सकेगा। तुम्हारा मामला ना होता तो मैं उसे पुलिस के हवाले कर देता। अब तुम लोग कुछ दिनों तक यहीं मुकीम रहोगे और मैं देखूंगा कि तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, अब्दुल मन्नान बोला। दूसरी सुबह रोशी अब्दुल से पूछ रही थी, आखिर तुमने उस पर जाहिर क्यों नहीं कर देते कि अब्दुल और ढंप दोनों एक ही हस्ती के दो रूप हैं? रोशी ने कहा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो एक अच्छी लड़की है, अपनी दानिश में अपने मुल्क की खिदमत अंजाम दे रही थी और फिर मैंने उसे बहुत करीब से देखा है। अगर मैं उस पर यह जाहिर कर दूं तो उसे गहरा सदमा पहुंचेगा। उसके चीफ के 3 रूप थे, लेकिन तुम्हारे 4 हैं, ढंप, अब्दुल, इमरान, X2। वैसे तुम हकीकतन सिर्फ ढंप हो, कोई मेरे दिल से पूछे। बिल्कुल ढंप, रोशी ने कहा। सुना है जूलियाना फिट्जवाटर ने सिद्दीकी से शादी कर ली है, इमरान बोला। सब इसी तरह शादियां कर लेंगे और तुम ढंप के ढंप ही रहोगे, रोशी बोली। मैं ढंप ही भला, इमरान कानों पर हाथ रखता हुआ बोला। अभी अब्दुल का खौल चेहरे से उतारो, कब से तुम्हारी मसमसी सूरत देखने को तरस गई हूँ, रोशी ने कहा। फिर इमरान महल से निकलकर अपने फ्लैट में पहुंचा और अंदर दाखिल होने से पहले अब्दुल मन्नान का मेकअप उतार कर ख़त्म कर दिया। दस्तक देते ही दरवाज़ा खुला और जोसेफ ने खोपड़ी बाहर निकालकर पलकें झपकाईं और फिर मुड़कर अंदर देखा। अब जो इमरान की तरफ मुड़ा तो इसका मुंह फैला हुआ था और आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होती जा रही थीं। फिर वो धड़ाम से उलट गया। इमरान दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। जफर, जो उसी मेकअप में था, वो खिलाकर खड़ा हो गया। घबराओ नहीं, ये मुझे भूत समझकर बेहोश हो गया है। पिछली रात इसे कोई डरावना ख्वाब भी देखा होगा, इमरान बोला। दूसरी तरफ से सुलेमान की चीख सुनाई दी। अरे बाप रे, कभी खुदकुशी करते हैं और कभी 2-2 हो जाते हैं। क्यों गुलगप्पाड़ा मचा रहा है? इमरान ने उसे डांटते हुए कहा। मैं तो चला जनाब, 2 के ताऊ संभालना मेरे बस से बाहर होगा, सुलेमान बोला। अबे तो मैं कब बोलता हूँ, जफर ने इमरान ही के अंदाज में कहा। मेरा तो गला बैठा हुआ था। यही तो मैं कहूँ कि मुर्ग क्यों उड़ रहे हैं रोजाना, सुलेमान आंखें फाड़ फाड़ कर जफर को देखता हुआ बोला। आपको मेरी तलाश किस लिए थी? इमरान ने बड़े अदब से रहमान साहब से पूछा। महज ये मालूम करने के लिए कि महकमा ख़ारजा ने जफरुल मुल्क और उसके मुलाजिम के जेल से फरार हो जाने में क्यों मदद दी थी, रहमान साहब बोले। ख़ानदान से खारिज कर दिए जाने वाले को शायद महकमा ख़ारजा का सरबराह कहते हैं, इमरान ने बड़े भोलपन से पूछा।
और रहमान साहब एकदम भड़क उठे। बेहूदगी खत्म करो, तुम कहाँ गायब हो गए थे? रहमान साहब बोले, आपके लिए भी कुछ काम करता रहा था। आप आजकल बहुत परेशान हैं, आपके महकमे के राज आपके हाथों से निकल जाते हैं। इमरान बोला। रहमान साहब कुछ ना बोले। इमरान कलाई की घड़ी में देखता हुआ बोला, अगर आप मेरे साथ चल सकें तो ये तमाशा भी दिखा दूं। आपको भी इस पर तशवीश थी कि महकमा खारजा गड़े मुर्दे क्यों खा रहा है? इमरान ने कहा, तो मुझे क्या दिखाओगे, कहाँ चलना है? रहमान साहब बोले, आपके महकमे के एक डायरेक्टर साहब के होटल तक। इमरान ने कहा, मेरे महकमे के किसी डायरेक्टर का कोई होटल नहीं है। रहमान साहब बोले, बेगम साहिबा के होटल पर इनका भी हक है। इमरान के लहजे में तलखी थी। क्या वो वहाँ मौजूद होगा? रहमान साहब ने कहा, मैं एक केबिन वहाँ रिजर्व करा चुका हूँ। अगर मौजूद भी हुआ तो पकड़े जाने से पहले आपको ना देख सकेगा। इमरान ने कहा। रहमान साहब किसी सोच में पड़ गए। फिर वो इसके साथ जाने पर तैयार हो गए थे। हालात ही ऐसे थे कि वो इस पर मजबूर थे, वरना यूं खड़े घाट इमरान के साथ कहीं चले जाना उनके शायाने शान ना था। यह हकीकत थी कि उनके महकमे के कई राज बाहर चले गए थे और वो इस सिलसिले में बेहद परेशान थे। कैफे चार्मिंग के एक केबिन में दोनों दाखिल हुए और इमरान ने पर्दा खींचते हुए घड़ी पर नजर डाली और रहमान साहब के मुकाबिल बैठ गया। कुछ देर बाद इसने एक तरफ से पर्दा हटाकर रहमान साहब को हॉल में देखने का इशारा किया। ओहो, अबू सुलेमान, वो आहिस्ता से बड़बड़ाए। आने वाला काउंटर की तरफ गया और काउंटर क्लर्क ने उठकर उसे ताज़ीम दी। फिर एक आदमी और काउंटर के करीब आकर खड़ा हुआ। इसके बगल में एक बड़ा सा पैकेट दबा हुआ था। अबू सुलेमान ने इसके हाथ से पैकेट ले लिया। उठिए, इमरान ने रहमान साहब से कहा और वो दोनों केबिन से निकल आए। अबू सुलेमान का रुख भी उसी की तरफ था। रहमान साहब पर नजर पड़ते ही वो बौखला गया। पैकेट काउंटर पर रखकर उनकी पजीराई के लिए आगे बढ़ा। रहमान साहब खामोश खड़े उसे घूरते रहे, फिर खुश लहजे में बोले, उस पैकेट में क्या है? ओह जी, तस्वीर है जनाब। मोनालिसा की नकल तैयार कराई है एक आर्टिस्ट से। अबू सुलेमान ने कहा। तस्वीर लाने वाला जा चुका था। इस तस्वीर समेत मेरे साथ चलो, रहमान साहब बोल रहे हैं। क्यों जनाब आली? अबू सुलेमान बोला। इमरान ने झपट कर तस्वीर काउंटर से उठा ली। अबू सुलेमान की पेशानी से पसीने की धारें बह रही थी, हालांकि आज भी शदीद सर्दी थी। आधे घंटे बाद रहमान साहब के ऑफिस में अबू सुलेमान के अलावा डिप्टी डायरेक्टर सईद भी मौजूद था और इमरान तस्वीर का फ्रेम उखाड़ने में मशगूल था। फ्रेम खोखला था। इसके अंदर चारों तरफ शीशे की नलकियां थीं, जिनमें जर्द रंग का महल स्याल भरा हुआ था। ये एक नशावर स्याल है और सिर्फ इन्हीं लोगों से मिल सकता है जिनसे ये हासिल करते हैं। ये इसके इस बुरी तरह आदी हो गए हैं कि इसके बगैर एक घंटा भी नहीं गुजार सकते। इमरान ने कहा और खामोश होकर इन दोनों को घूरने लगा। इनके चेहरे जर्द थे और वो खौफजदा नजरों से इमरान को देखे जा रहे थे। उन लोगों ने इन्हें इसका आदी बनाया और फिर अचानक सप्लाई मुनक़ता कर दी। इमरान ने तवील सांस लेकर कहा, मकसद ये था कि इन्हें आके राज उनके हवाले कर देने पर मजबूर कर दिया जाए। उन्हें जब भी कोई ख़ास बात मालूम करनी होती थी, इस शोबे के ऑफिसर की सप्लाई रोक देते थे और फिर एक मखसूस निशान के जरिए कहीं अपनी मौजूदगी का इशारा कर देते और ऑफिसर साहब इनकी तलाश में दौड़े जाते थे। क्यों सईद साहब, आपके लिए क्यूपिड का निशान अलॉट किया गया था ना? दो मुँहे सांप की शक्ल वाली कमान इस क्यूपिड के हाथ में होती थी और इस बार वो आपसे यही मालूम करना चाहते थे कि कोठी नंबर 666 वाला केस दोबारा क्यों खड़ा जा रहा है। इमरान ने कहा। दफतन सईद की गर्दन एक तरफ ढलक गई। वो बेहोश हो गया था। अबू सुलेमान की हालत भी गैर थी। इमरान ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और बोला, अब तुम ही बताओगे कि अब तक कौन कौन से राज इन तक पहुंचाए हैं? इमरान ने कहा। मैं अबू सुलेमान हिकलाया। शट अप! रहमान साहब गरजे और घंटी बजाने के लिए हाथ बढ़ाया। साइको मेंशन के एक कमरे में वो सब जमा थे और इमरान देर से इस केस की ऊंच नीच के लेक्चर दे रहा था। वो खामोश हुआ तो सफदर बोल पड़ा, अब क्या हाल है क्रिस्टोपॉल्स का? इसकी लाश मुर्दा खाने में पड़ी हुई है। घुटना जरा जोर से रीढ़ की हड्डी पर लग गया था। इमरान ने कहा। इसका बयान? तनवीर ने आंखें निकालकर सवाल किया। भाई, कोई उनका गला तो दबाना ताकि उसका बयान लेने के लिए रवाना हो सके। इमरान ने ऐसे मजाकाना अंदाज में कहा कि सब हंस पड़े। तनवीर उठकर चला गया। इमरान इसके पीछे हाँक ही लगाता रह गया था। अरे मियाँ, वो शादी का ढोंग था। सिद्दीकी बेचारा इस वक्त भी अदीमुल मिसाल है, इमरान कह रहा था। बको मत, जूलिया झिल्लाकर बुर्राई। दफतन इमरान संजीदगी इख्तियार करता हुआ बोला, ये खुली हुई हकीकत है कि क्रिस्टोपॉल्स कमियाब किस्म की नशावर अशिया के जरिए आला ओहदेदारों को अपना गुलाम बनाता रहा था। इसके अलावा यहाँ उसकी मौजूदगी का कोई और मकसद नहीं था।
तरीका ये था कि इसके लिए काम करने वाले ज़्यादातर एक दूसरे से वाकिफ़ नहीं थे। वो पादरी फर्डिनेंड की हैसियत से कानूनी तौर पर हमारे मुल्क में भी इसकी वापसी का सरकारी तौर पर अंदराज होना चाहिए। इमरान बोला। ये किस तरह मुमकिन है? सफदर से घूरता हुआ बोला। कतई मुमकिन है। रीना और इसका एक भाई कल यहाँ से रवाना होंगे। इसका वो भाई पादरी फर्डिनेंड के मेकअप में होगा और इसी के पासपोर्ट पर सफ़र करेगा। दूसरा भाई फिर किसी मौके पर निकाल दिया जाएगा। इस बात पर मैं तुम्हारी आंखों में तमस्कुर देख रहा हूँ। हालांकि इन लोगों को इस पर आमादा कर लेना बेहद मुश्किल काम था। मैंने इसी शर्त पर उनकी गुलूखलासी मंजूर की है कि इन्हें इस स्कीम पर अमल पैरा होना पड़ेगा। वो इस पर तैयार हैं। क्रिस्टोपाउल्स के दूसरे साथियों के बारे में छानबीन की जा रही है। उनमें से जितने भी गैर कानूनी जराये से मुल्क में दाखिल हुए हैं चुपचाप मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। दोस्त कहकर हमें गले लगाने वालों के साथ इसके अलावा और क्या बर्ताव किया जा सकता है? इमरान कह रहा था। इस पर गोली क्यों असर नहीं करती थी? और जेमसन ने उसे उड़ते भी देखा था। दफतन नुमानी बोला। क्या उसे जेमसन का वहम समझा जाए? वो सियाल सब्ज मादा तज्जिए के लिए डॉक्टर और लेबॉर्ट्री में भिजवाया गया है। इमरान ने सर खुजाकर कहा। रिपोर्ट आ गई है। इतना वक्त नहीं है कि उसके बाद अज्जा के कीमियाई अमल के बारे में तफसील से गुफ्तगू की जा सके। बस इतना समझ लो कि गोली इससे गुजरकर खाल में नहीं पेवस्त हो सकती। लिबास की ऊपरी सतह जरूर फट जाती है, लेकिन जैसे ही गोली इस सियाल मादे से मस होती है फौरी तौर पर इसका दबाव सिफर होकर रह जाता है। रह गई उड़ान की बात, तो वो मशीन भी मेरे हाथ में आ गई है। कोई नई चीज़ नहीं। कई तरक्की याफ्ता ममालिक की हवाई फौजें इसे इस्तेमाल कर रही हैं। पैराट्रूप्स उसे भी जिस्म से बांधे रखते हैं। अगर उन्होंने देखा कि पैराशूट की डोरियां अपने जिस्म से अलग कर देते हैं, ये मशीन बहुत ही मुख्तसर उड़ान के लिए कारामद होती है। बस इतनी ही कि वो जूलिया की खिड़की से छलांग लगाते ही इस मशीन को चला दे और ख़ुद फुटपाथ पर गिरने की बजाय करीबी मकान की छत पर पहुंच जाए। इमरान ने कहा। इसके बाद किसी ने कोई और सवाल नहीं किया। यहाँ से उड़कर इमरान जेमसन की अयादत के लिए गया। वो बिस्तर पर चत पड़ा हुआ था। इमरान को देखकर खालिस क्लासिकी अंदाज में कराहने लगा। आह, चरख गज रफ्तार को मेरी सेहत एक आंख ना भाई। तकदीर ने हादसा से चुगली खाई और इस भूत के आगे कुछ ना बनाई। मैं तुम्हारे लिए तौबतुन नसूख लाया हूँ। इमरान आबदीदा होकर बोला। शुक्रिया शुक्रिया जनाब, पढ़ने को कुछ भी नहीं रहा था। जेमसन ने कहा। ये लो, लेकिन ख्याल रहे कि 10 पैसे यौमिया के हिसाब से इसका किराया लिया जाएगा। इमरान ने कहा। तो क्या यहाँ किताबें किराए पर भी मिलती हैं? जेमसन बोला। कदम कदम पर, हर गली के मोड़ पर तुम्हें किसी ना किसी लाइब्रेरी का बोर्ड जरूर नजर आएगा। बहरहाल आज ही ख़त्म कर ली तो 10 पैसों ही पर टल जाएगी। इमरान ने कहा। ये तो बड़ा अच्छा बिजनेस है। अब मैं गालिब कमरबंद वाली स्कीम ड्रॉप कर दूंगा। खूब किराए की लाइब्रेरी, वंडरफुल, जेमसन ने कहा। इमरान के इस्तफसार पर उसे गालिब कमरबंद के बारे में बताने लगा था। घबराओ नहीं, तुम्हें भी पालूंगा। इमरान सर हिलाकर बोला। एयरपोर्ट पर रीना की रवानगी का मंजर मुतासिर कुन था। इसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। पास ही जिमी डिक्सन पादरी फर्डिनेंड के रूप में खड़ा हुआ था। दफतन वो प्रिंस अब्दुल मन्नान से बोली। तुम फरिश्ते हो, बेगर्ज नेकी करने वाले। जिंदगी भर तुम्हें याद रखूंगी। इस बात की खुशी है कि रोशी एकदम बदल गई। इसे मेरी दिलजोई की है। मैं इसका एहसान भी कभी नहीं भूलूंगी। तुम दोनों बहुत याद आओगे। कभी तुम दोनों मेरे मुल्क में भी आओ। हालांकि हम लोग मालदार नहीं हैं, फिर भी तुम्हें कोई तकलीफ ना होगी, रीना कह रही थी। हम जरूर आएंगे, अब्दुल मन्नान भराई हुई आवाज़ में बोला। जेरी की तरफ से तुम्हें बिल्कुल मुतमईन रहना चाहिए। इसे कोई तकलीफ ना होगी और बहुत जल्द बहिफाजत तुम तक पहुंच जाएगा, अब्दुल मन्नान कह रहा था। रीना की आंखें भर आई थीं और वो इन्हें फैला फैला कर आंसू पीने की कोशिश कर रही थी। ख़त्म शुद्ध। तो दोस्तों, ये नावल भी अपने अख्तिताम तक पहुंचता है। उम्मीद है कि आपको ये नावल ज़रूर पसंद आया होगा। इस नावल को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।